यहाँ पे जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि मेल बैठाना है, ठीक है। तो 84 के समूह को हम कहेंगे गढ़, ठीक है। टांडा कहाँ पे जाएगा, टांडा हमारा जाएगा कारवा पे। समिक कहाँ पे जाएगा, समिक पाइक पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो कुल है वो कुल कहाँ पे जाएगा, खेल पे जाएगा। शिव सिंह कहाँ पे जाएगा, शिव सिंह अहोम राज्य पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अहोम राज्य पर। उसके बाद से दुर्गावती कहाँ पे जाएगा, गढ़ कटुंगा पे जाएगा। तो इस तरह से हमने मिलान को देखा। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ण के भीतर पैदा हुई नई जातियां खाली डैश कहलाती हैं, ठीक है, उसको कहेंगे अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक कहलाई। जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, खाली डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो बरजी है ये अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि खाली डैश ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। तो हमने ऊपर आपसे डिस्कस भी किया है कि जो अकबरनामा है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एक गढ़ कटंगा में लगभग 70,000 गांव आते थे, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या है कि बड़े और ताकतवर होने पर जनजाति राज्यों ने खाली डैश और खाली डैश को भूमि अनुदान में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि राज्यों ने मंदिर बनवाए हैं और ब्राह्मणों को भूमि जो है वो अनुदान दिए हैं। कौन, जो ताकतवर जनजाति हो चुके थे उन्होंने, ठीक है। एक राजा की भूमिका ये लोग निभाने लगे थे, ठीक है, अपने आप को एक राजा ये लोग कहने लगे थे। यहाँ पे जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है इसमें बताना है कि सही है या गलत है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनजातीय समाज के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी, तो इसको आप बोलोगे सही बात है। सेकंड क्या है, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, इस बात को आप गलत कहेंगे, ठीक है। हमने देखा है जो अहोम राज्य था, अहोम जनजाति थी, ऊपर देखा है ना कि जो म्यांमार से निकल के आई थी, तो जो अहोम जनजाति थी ये जो थी वो उत्तर पश्चिम भाग में ये लोग पाई जाती थी, ठीक है। तो ये बात हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पे जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर के 84 बनता है, ये बात क्या है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में ये लोग रहते थे, ठीक है। तो ये बात गलत है। भील कहाँ पे रहते थे, भील जो है मेन रूप से जो हमारा मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ पे ये लोग रहते थे। अब यहाँ पे मेरा चौथा क्वेश्चन आया है, ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है, कि इसमें बात किया है कि खानाबदोश पशुचारक और एक जगह बसे हुए खेतीहर के बीच किस प्रकार या किस तरह से इनका विनिमय होता था, ठीक है। तो इसमें आप बोलोगे कि खानाबदोश पशुचारक और खेतों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को दूसरी वस्तु को प्राप्त करना होता था, ठीक है। एक वस्तु मतलब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसी के पास चावल है, यहाँ पे किसी के पास दाल है, ये लोग अपना इंटरचेंज कर लेते थे एक दूसरे की वस्तुओं को, यानी कि ये दाल इसको दे देते थे, ये चावल इनको दे देते थे, तो दोनों लोग मिलकर के दाल चावल खा लेते थे। एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझने के प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह अन्य वस्तुओं का भी होता था, चाहे वो आभूषण से संबंधित हो, चाहे धातु से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों को इस प्रकार इन्होंने ये लोग वस्तु विनिमय करते थे। और क्या करते थे, खानाबदोश चरवाहे वाले पशुओं के साथ दूर दूर तक चहलकदमी भी करते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पाद अस्थायी रूप से उनके पास मौजूद रहता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना। जो खानाबदोश थे वो लोग अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, उनके साथ जो है वो पशुएं भी जाते थे, जिनको वो लोग कहेंगे कि चराने के लिए जाते थे। तो उससे क्या होता था कि जो अपना खाने की जो चीज़ें थी वो पशुओं को दूध से मिल जाती थी, ठीक है, यानी कि जो उनका दूध रहता था उनसे मिल जाती थी, या उनसे जो उत्पन्न प्रोडक्ट था उनसे मिल जाती थी, ठीक है। और क्या होता था, जो खानाबदोश थे वो चरवाहे ये गृहस्थों से अनाज कपड़े और यानी कि उस जो जानवर थे उनसे ये लोग जिस प्रकार के ये जानवर पालते थे और जो जो इनको ज़रूरतें थी उनसे ये लोग ले लेते थे। जैसे अगर ये लोग गाय पालते थे तो गाय से इनको दूध मिल जाता था या घी मिल जाती थी। अगर ये लोग भेड़ को पालते थे तो इनसे इन लोगों को कपड़े के लिए ऊन मिल जाता था, ठीक है। ठीक इस तरह से अगर ये लोग मुर्गी पालते थे तो उनको अंडे मिल जाते थे। इस तरह से अगर जो भी जानवर रहते थे जो देने लायक थे उनसे इस प्रकार ये लोग अपना लेते थे और अपना गुजर बसर ये लोग करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा आता है, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि खानाबदोश जो है वो किस प्रकार अपना रहते थे और किस प्रकार ये लोग अपने खाने पीने की वस्तुओं का ये लोग अपना जुगाड़ करते थे, आप कह सकते हो। यहाँ पे जो मेरा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है कि अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो प्रशासन था वो निम्न प्रकार से संगठित था। सबसे पहला क्या कह सकते हो, सबसे पहला आप बोलोगे कि 17वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में अहोम प्रशासन जो है वो सेंटर्ड हो गया था, यानी कि केंद्रित हो गया था। सेकंड क्या बोलोगे, सेकंड बोलोगे कि अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था
और बाद में जो कुल था वो भंग हो गया। कैसे भंग गया? जब मुगल ने इन पर आक्रमण किया तो ये लोग अपना तभी से ये लोग अपना जो कुल था वो लोग विभाजित हो गए अपनी खुद के के लिए। अब नेक्स्ट में जो मेरा 5वां क्वेश्चन है वो क्या है कि अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? तो आप बोलोगे कि निम्न प्रकार से संगठित था। सबसे पहले आप बोलोगे कि 17वीं शताब्दी की पूर्वार्ध तक जो अहोम प्रशासन था वो सेंटर्ड था, यानी कि केंद्रीकृत था। सेकेंड क्या बोलोगे? सेकेंड बोलोगे कि अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था। ठीक है, कुलों में, इसको हमने बताया है ऊपर आपको कि जो कुल होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि जब मुगलों ने इन पर आक्रमण किया तो इनकी जो कुल थी वो विभाजित हो गई। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या होता था कि एक कुल, यानी कि आप कह सकते हो खेल। ठीक है, हमने ऊपर इसके बारे में बताया है कि जो खेल है वो क्या है, कुल क्या है। ठीक है, तो आप जो सेकेंड वाला ऊपर आप देख सकते हो। तो एक कुल के नियंत्रण में कई क्षेत्र होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बड़े जो समुदाय की अगर सहमति नहीं रहती थी तो जो कोई भी राजा हो या बड़े अधिकारी हो वो ज़मीन को जो है वो ले नहीं सकता था। तो इस प्रकार इनका जो प्रशासन था वो इस प्रकार रहता था। ठीक है, किसकी? अहोम राज्य का। ठीक है, जो इसमें छठा क्वेश्चन है वो क्या है कि वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? तो आप बोलोगे कि इनके समाज में निम्न परिवर्तन आया। क्या क्या? पहला क्या आया कि छोटी छोटी जातियों में छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। सेकेंड क्या बोलोगे? सेकेंड बोलोगे कि दूसरी ओर कई घोषणाओं और सामाजिक श्रेणियों को जाति विभाजित समाज में शामिल किया गया। उन्हें श्रेणियों के स्तर भी यहाँ पे दिए गए। हमने ऊपर डिस्कस किया कि किस प्रकार जो बड़े जनजाति थे जब उनका जो प्रभुत्व था वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया तो जो ब्राह्मण थे उनको एक राजा की उपाधि ये लोग देने लगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करें तो क्या था कि ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी जाति आधारित मान्यता दे दी गई। किनके द्वारा? ब्राह्मणों द्वारा। ठीक है, अगर हम चौथे की बात करें तो वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन पर आधारित था। ठीक है, यानी वर्ण का जो स्थान था उसको रिप्लेस करके अब जाति धीरे धीरे लेने जा रहा था। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वर्ण आधारित समाज है वो किस प्रकार इसमें परिवर्तन आया। यहाँ पे अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात, अब नेक्स्ट में मेरा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है कि राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? तो आप बोलोगे कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जो जनजातीय समाज था उसमें कई तरह के बदलाव आए। पहला क्या था? हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी जो वंशावली थी परंपराओं से कुछ पहले शिलालेख में आते थे और बाद में कई कुल राजपुत्र मान के ये लोग चले गए थे। धीरे धीरे वे पुरानी शासकों की जगह ले ली और खास करके जो कृषि वाले एरिया थे इन पर इनका अधिकार हो गया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण के रूप में जनजातीय लोग बस गए थे। ठीक है, धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा ये लोग बन गए, लेकिन केवल प्रमुख जो जनजातीय परिवार था वे ही लोग शासन के रूप में सामने आए। ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पर समझे तो जैसे पहले क्या था, पहले जो राजाओं का नाम था उसमें आते थे चंदेल, हूण और जो चालुक्य थे, इस प्रकार की वंशावली आती थी। लेकिन धीरे धीरे जब जनजातीय का प्रभुत्व बढ़ने लगा तो जो ब्राह्मण लोग थे वे ही उन जनजाति को जो शक्तिशाली हो चुके थे उनको एक जाति आधारित दर्जा दे दी गई। ठीक है, उनको मान लिया गया कि ये जो है ये प्रभुत्वशाली हैं, इनको हम राजा कह सकते हैं। लेकिन ये राजा की जो उपाधि थी किसको मिला? जो ऑलरेडी एक बड़े शासकीय परिवार के रूप में शामिल थे उनको। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जनजातीय का जो जनजातीय एरिया है उसका एक प्रमुख प्रधान होता था, तो जो शासक का काम किया वो प्रमुख प्रधान जो होता था वही किया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट में हमारा कि इसमें बताया है कि आइए इसमें विचार कीजिए। इसमें जो 8वां क्वेश्चन अगर बात करें तो उसकी बात करें तो क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? तो क्या बोलोगे? कहोगे कि हाँ, बंजारे उद्योग की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। कैसे? अगर हम बात करें कि जो सबसे पहला है वो क्या है कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी खानाबदोश थे। हमने खानाबदोश के बारे में ऊपर जिक्र किया है कि ये लोग कौन थे। सेकेंड में क्या आता है कि सल्तनत काल में बंजारे लोग जो थे वो नगर के बाजरे, अनाज की ढोलियाँ ये लोग ढोते थे। हमने ऊपर डिस्कस किया पार्ट 1 में किस प्रकार ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा करके बेचते थे। ठीक है, किसके लिए? फ़ायदे के लिए। यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करें तो बंजारे विभिन्न क्षेत्रों में अपने बैलों पर अनाज ले करके शहरों में जा करके अपना बेचते थे। ठीक है, अगर हम फोर्थ की बात करें तो अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए भोजन
करने वालों की धुलाई का भी काम करते थे, ठीक है। सेना के लिए भी 1,00,000 बैल, यानी कि अगर हम बात करें जब मुगल सेना युद्ध में जाती थी तो उनकी सेना के लिए भी एक इनका जो नाम था, उनका नाम था बंजारे। ये लोग बंजारे थे, तो बंजारे लोग 1,00,000 बैल के साथ अनाज ढोते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनकी जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है अर्थव्यवस्था में, यानी कि इकोनॉमी में, किस प्रकार रहा है। क्योंकि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक का अगर हम पहुंचाएंगे नहीं तो सामान का जो आवाजाही है वो कैसे होगा। तो अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था का जो साइकिल है वो इन्हीं के द्वारा चलता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक स्थान से सामान इसको पहुंचाते थे, फिर इसको यहाँ पे बेचा जाता। अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि जो नवा क्वेश्चन कि गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था, क्या कोई समानता भी थी। ठीक है, हमने क्वेश्चन को देखा। तो आप बोलोगे कि गोंड लोगों का इतिहास अहोम लोगों के इतिहास से कई प्रकार के इसमें अंतर बेसिकली मिलते हैं। क्या क्या? अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला अंतर क्या है कि गोंड गोंडवाना प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, ठीक है। लेकिन जो अहोम है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। सबसे पहला अंतर आपको समझ में आया। जो सेकंड है वो क्या है कि गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम जो थे वो म्यांमार से आए थे। हमने ऊपर आपसे डिस्कस किया है। अगर हम थर्ड की बात करें तो गोंड अग्नि शस्त्रों का ये लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन जो अहोम जनजाति थे ये लोग डायनामाइट और तोपों के निर्माण में भी ये लोग सक्षम थे। अगर हम फोर्थ की बात करें तो गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में काफ़ी बड़ा था। तो हमने ये 4 अंतर इनके बारे में देखा, ठीक है। अगर हमने अंतर की बात कर लिया, अगर हम समानताएं की बात करें तो उसमें भी पॉइंट में आता है। सबसे पहला समानता क्या है, गोंड और अहोम दोनों जनजातियां हैं। अगर हम सेकंड का अंतर बात करें तो दोनों में ही अपना अपना साम्राज्य स्थापित किया है दोनों ने। अगर हम थर्ड का बात करें समानता की बात, तो दोनों राज्यों को किसने हराया था, दोनों राज्यों को मुगलों ने हराया था। तो ये तीनों समानता थी और इसके पहले हमने 4 जो है वो असमानता देखा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे दिया गया है इसको आपको खुद से करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हमने डिटेल से एनालिसिस किया है, ठीक है। चाहे वो मल्टीपल हो गए, चाहे वो यहाँ पे मिलान हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आपको इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।